नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक रहेगा परागकोश का परिवर्धन। देखो, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था या आपने अध्याय कौन सा चल रहा है, सेकंड, और उसका आज पार्ट 2 है। अध्याय का नाम है नर युग्मकोद्भिद एवं मादा युग्मकोद्भिद क्या होते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी या उनकी विभिन्न संरचनाओं के बारे में अध्ययन। तो पहले की क्लास में हमने यह पढ़ा था कि नर युग्मकोद्भिद है, उसमें पुंकेसर है, उसके कितने भाग होते हैं और उन सभी भागों के क्या कार्य होते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा परागकोश का परिवर्तन। देखो, परागकोश ये होता क्या है? जो पुंमंग होता है, पुंमंग कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में बटा रहता है, जिसमें पहला परागकोश, दूसरा होता है योजी और तीसरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं पूतन। ठीक है, इनके अलग अलग क्या क्या कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि परागकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, मतलब वो वृद्धि किस प्रकार से करता है। तो परागकोश का परिवर्तन कि कोई भी परागकोश है वो जब वृद्धि करता है तो 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, कोई भी परागकोश है जब वृद्धि करता है तो कितने भागों में विभाजित हो जाता है? वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और दोनों भाग कौन कौन से? एक तो होता है परागकोश भित्ति और दूसरा कौन सा होता है? बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, ये याद रखना है कि परागकोश जब वृद्धि करता है तो कितने भागों में विभाजित होता है? 2 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से होते हैं वो भाग? पहला तो होता है परागकोश भित्ति और दूसरा कौन सा होता है? बीजाणु जनन कोशिका। अब अपने टॉपिक रहेगा पहला भाग, परागकोश भित्ति। पहला भाग या विभाजन की प्रथम स्तर परागकोश भित्ति, इसका निर्माण किससे होता है? प्राथमिक भित्ति से होता है। परागकोश भित्ति का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक भित्ति से होता है। और जब यह प्राथमिक भित्ति से इसका निर्माण होता है तो इसके कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर। मतलब परागकोश भित्ति है, प्राथमिक भित्ति से इसका निर्माण होगा और कितने स्तरों का निर्माण होगा? 4 स्तरों का निर्माण होगा। अब वो 4 स्तर कौन कौन से? देखो, सबसे पहला होता है बाह्य स्तर, उसके पश्चात अंतःस्थिशियम और अंतः स्तर और टेपिकल। ये 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? बाह्य स्तर, अंतःस्थिशियम और अंतः स्तर या मध्य स्तर बोलते हैं। मध्य स्तर। और चौथा होता है वो कौन सा होता है? टेपिकल। मतलब परागकोश भित्ति है, उसका निर्माण प्राथमिक भित्ति के द्वारा होता है, जिससे कितने स्तरों का निर्माण होता है? 4 स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? बाह्य स्तर, अंतःस्थिशियम, मध्य स्तर और टेपिकल। अब देखो, ये 4 स्तर, इनके क्या क्या कार्य होते हैं? तो सबसे पहले बाह्य स्तर। बाह्य स्तर होता है वो क्या होता है कि परागकोश की सबसे बाहरी संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य स्तर बोलते हैं। बाह्य स्तर किसे बोलते हैं? परागकोश की सबसे बाह्यतम संरचना को बाह्य स्तर कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। बाह्य स्तर किसे कहते हैं? परागकोश की सबसे बाहरी संरचना को हम क्या बोलेंगे? बाह्य स्तर, जो क्या करेगा? परागकोश को बाह्य सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। उसके पश्चात है अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम क्या होता है कि
कि जैसे मान लो कि ये बाह्य स्तर हो गया, उसके अंदर का आवरण क्या कहलाता है? अंतःस्थिशियम। बाह्य स्तर होता है, उसके अंदर का आवरण क्या कहलाता है? अंतःस्थिशियम। और इसके अंदर क्या क्षमता पाई जाती है? स्फुटन। स्फुटन की क्षमता पाई जाती है, जिस कारण से परागकण क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। तो ये होता है दूसरा अंतःस्थिशियम। तीसरा होता है मध्य स्तर, जो किसके नीचे पाया जाता है? सबसे ऊपर कौन सा होता है? बाह्य स्तर होता है। उसके नीचे कौन सा होता है? अंतःस्थिशियम होता है। और तीसरा कौन सा होता है? मध्य स्तर, जो क्या होता है? अल्पकालीन। मतलब ये स्तर किस प्रकार का होता है? अल्पकालीन प्रकार का होता है। और किसके नीचे पाया जाता है? अंतःस्थिशियम के नीचे पाया जाता है। और अंतिम चौथा स्तर कौन सा होता है? टेपिटम। टेपिटम देखो किसे कहते हैं कि परागकोश है, भित्ति, परागकोश जिसका आवरण है परागकोश भित्ति, इसमें परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? टेपिटम करता है। और ये सबसे अंदर का स्तर होता है। ठीक है, तो अपने देखो 4 स्तर हो गए। 4 स्तर कौन कौन से हो गए? सबसे पहला कौन सा हो गया? बाह्य स्तर हो गया। परागकोश है, उसके सबसे बाहरी आवरण को बाह्य स्तर बोलते हैं, जो परागकोश को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा होता है अंतःस्थिशियम, जो बाह्य स्तर है उसके नीचे पाया जाता है। और इसके में किसकी क्षमता पाई जाती है? स्फुटन की क्षमता पाई जाती है। तीसरा होता है मध्य स्तर, जो अंतःस्थिशियम के नीचे पाया जाता है। और यह किस प्रकार का होता है? अल्पकालीन प्रकार का होता है। और चौथा होता है टेपिटम, जो सबसे भीतरी स्तर होता है, सबसे अंदर पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है? पोषण प्रदान करना। किसको? परागकणों का। परागकणों का निर्माण किसमें होता है? परागकोश के अंदर होता है। आगे देखो, यह पहला हो गया। दूसरा भाग है बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका देखो होता क्या है? बीजाणु जनन कोशिका कि परागकोश में परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह। परागकोश में परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? बीजाणु जनन कोशिका कहलाता है। बीजाणु जनन कोशिका कहलाता है। ये अपने को याद करना है कि बीजाणु जनन कोशिका किसे बोलते हैं? कि परागकोश में बीजाणु जनन कोशिका परागकोश में परागकोश भित्ति, जो पहला स्तर होता है परागकोश का, ठीक है, परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह है। मतलब परागकोश भित्ति होती है, उनके द्वारा जिन कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो परागकोश का परिवर्तन कितने स्तर में होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है परागकोश भित्ति, जिसमें कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर। कौन कौन से होते हैं? बाह्य स्तर, अंतःस्थिशियम, मध्य स्तर और टेपिटम। उनके अलग अलग कार्य होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? बीजाणु जनन कोशिका। तो बीजाणु जनन कोशिका किसे बोलते हैं? परागकोश में परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है? बीजाणु जनन कोशिका कहलाता है। परागकोश में परागकोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? बीजाणु जनन कोशिका कहलाता है। अगला टॉपिक देखो अपने, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन होता क्या है कि एक कोशिकाओं में 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया। एक ही कोशिका में एक कोशिका में 4 अगुणित
अगुणित और द्विगुणित इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन किसे बोलते हैं? एक कोशिका में 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब एक कोशिका पाई जाती है, उसके अंदर अगुणित और n संरचनाएं हैं, वो कितनी बनती है? 4 बनती है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु जनन। अब इसमें कितने चतुष्क पाए जाते हैं? मतलब 5 चतुष्क का निर्माण होता है। ठीक है, एक कोशिका में 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कितने चतुष्क होते हैं? 5 चतुष्क बनते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है चतुष्फलकीय। सबसे पहला कौन सा होता है? चतुष्फलकीय होता है। दूसरा कौन सा होता है? समद्वि पार्श्विक। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? समद्वि पार्श्विक होता है। और तीसरा कौन सा होता है? प्रोसित। तीसरा कौन सा होता है? प्रोसित होता है। और चौथा कौन सा होता है? टी आकार। और पांचवा कौन सा होता है? चौथा कौन सा होता है? टी आकार होता है। पांचवा कौन सा होता है? रेखिक। अब देखो, अपने को ये याद रखना है कि 5 चतुष्क बनते हैं। वो 5 चतुष्क कौन कौन से होते हैं? तो लघु बीजाणु जनन सबसे पहले किसे बोलते हैं? कि एक कोशिका में 4 अगुणित एंड लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। एक कोशिका में 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। इसके अंदर चतुष्क का निर्माण होता है। तो कितने चतुष्कों का निर्माण होता है? 5 चतुष्कों का निर्माण होता है, जिसके अंदर चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, प्रोसित, टी आकार और रेखिक, ये 5 चतुष्क है वो बनते हैं। तो इसमें 5 चतुष्कों में जो सबसे पहला है वो कौन सा होता है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय है वो देखो किसके अंदर पाया जाता है? द्विबीज पत्री पादप। मतलब अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादप है, उनके अंदर किस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है? चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय होता क्या है? देखो, इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। किसमें? चतुष्फलकीय। इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, इस प्रकार की। और इसके अंदर क्या होता है कि 3 है वो भाग तो एक तरफ दिखाई देते हैं और एक भाग क्या दिखाई देता है? इसकी पीछे की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहला चतुष्फलकीय किसके अंदर होता है? अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादप है, उनके अंदर चतुष्फलकीय पाया जाता है। ठीक है, संरचना का निर्माण किस प्रकार का होता है? इस प्रकार की। इसमें 3 तो सामने दिखाई देते हैं और एक क्या दिखाई देता है? इसके पीछे दिखाई देता है। ठीक है, उसके पश्चात नंबर 2 कौन सा है? समद्विपार्श्विक। ये क्या होता है? अधिकांश एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनके अंदर समद्विपार्श्विक चतुष्क पाया जाता है, जो क्या होता है कि 4 समान पार्श्व इस प्रकार से बनते हैं। और ये चारों संरचनाएं सामने की तरफ ही दिखाई देते हैं। मतलब ये चतुष्क है, ये चारों भाग सामने के तरफ ही दिखाई देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? समद्विपार्श्विक। ये किसके अंदर होता है? अधिकांशतः एक बीजपत्री पादप है, उनके अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। उसके पश्चात तीसरा अपना कौन सा है? प्रोसित, जो किसमें होता है? मेंडेलिया। ये याद रखना है अपने। प्रोसित चतुष्क है वो किसके अंदर पाया जाता है? मेंडेलिया है, उसके अंदर पाया जाता है। इसकी संरचना किस प्रकार से होती है? देखो, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। मतलब
जो ऊपर के दो भाग हैं वो तो क्या दिखाई देंगे, समान दिखाई देंगे, और नीचे का क्या बनेगा, एक, और एक भाग क्या बनेगा, इनके पीछे बनेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसित किसके अंदर पाया जाता है, मैग्नीलिया है, उसके अंदर किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, प्रोसित संरचना पाई जाती है। उसके पश्चात चौथा भाग कौन सा है, टी आकार, जो किसके अंदर पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया, 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 टी आकार की संरचना पाई जाती है। कैसे, जैसे ये भाग है और ये, ठीक है, तो ये बन गया एक, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा भाग बन गया, और ये क्या बन गया, चौथा। तो इस प्रकार की संरचना बनती है। जो ये उल्टा टी है उस आकार की संरचना बनती है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, टी आकार का। और ये होता किसमें, एरिस्टोलोकिया में के अंदर ये संरचना पाई जाती है। और अंतिम संरचना होती है रेखिक, जो किसमें पाया जाता है, हेलोफिला। हेलोफिला ये एक सीधी संरचना होती है जिसमें ये एक भाग बन जाता है, ये दूसरा भाग बन जाता है, ये तीसरा भाग बन जाता है, और ये क्या पाए, चौथा भाग बन जाता है, और ये संरचना बन जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक संरचना। किसके अंदर पाई जाती है, हेलोफिला के अंदर पाई जाती है। तो देखो ये हमने पढ़ा कि बीजाणुजनन कोशिका, दोबारा देखना एक बार, दोबारा समझना। बीजाणुजनन कोशिका किसे कहते हैं कि एक कोशिका में 4 अगुणित बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुजनन। ठीक है, लघु बीजाणुजनन किसे बोलते हैं, एक कोशिका में 4 अगुणित बीजाणु, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणुजनन बोलते हैं। इसमें जो चतुष्कों का निर्माण होता है वो कितने चतुष्कों का निर्माण होता है, 5 चतुष्कों का। सबसे पहले चतुष्फलकीय किसमें होता है, द्विबीजपत्री पादपों में। दूसरा कौन सा होता है, समद्विपार्श्विक, किसमें होता है, अधिकांशतः एकबीजपत्री पादपों में। तीसरा क्रोसित किसके अंदर होता है, मेंडेलिया में। चौथा टी आकार का किसके अंदर होता है, एरिस्टोलिकिया। और पांचवा होता है रेखिक, वो किस में पाया जाता है, हेलोफिला। अब देखो इनकी संरचनाएं, सीधा याद रखना है कि चतुष्फलकीय इसके अंदर क्या होता है कि 3 फलक है वो तो सामने दिखाई देते हैं, और एक चौथा किसके अंदर दिखाई देता है, पीछे की तरफ दिखाई देता है। दूसरा है समद्विपार्श्विक, इसके अंदर 4 भाग समान आकार के बनते हैं और 4 भाग सामने की तरफ दिखाई देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, समद्विपार्श्विक बोलते हैं। क्रोसित इसके अंदर क्या संरचना पाई जाती है कि ये संरचना पाई जाती है। इसके अंदर 2 मुंह समांतर होते हैं ऊपर वाले, और एक नीचे वाला इन दोनों के बराबर होता है, और चौथा कहां बनता है, इनके पीछे बनता है। टी आकार का इसके अंदर ये संरचना पाई जाती है। तो ये एक ये बन गया, ये बन गया, और एक ये भाग बन जाता है। और पांचवा रेखिक जिसके अंदर ये संरचना पाई जाती है, ये संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है वो ये है कि परागकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि परागकोश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। परागकोश का परिवर्तन है, उसके अंदर 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, परागकोश भित्ति और बीजाणुजनन कोशिका। परागकोश भित्ति है, उसके अंदर हमने कितने भाग पढ़े, 4 भाग पढ़े। उसके पश्चात हमने पढ़ा बीजाणुजनन कोशिका क्या होती है, तो उसकी परिभाषा अपने को नोट कर रही है। और उसके पश्चात हमने पढ़ा लघु बीजाणुजनन कोशिका किसे बोलते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा नोट करनी है, और उसके बाद इसके विभिन्न चतुष्क है, उनकी संरचना और उनके उदाहरण हमें याद करना है। धन्यवाद।